शहजादी पार्ट 5। शाम को मैं और अम्मी बाजार से वापस आए तो रोहित भाई तैयार खड़े थे। कहने लगे, शोभा जल्दी से तुम भी तैयार हो जाओ, खाला को लेने स्टेशन जाना है। मुझे खाना खाकर तैयार होते घंटा लग गया। फिर मैं भाई के साथ गाड़ी में बैठकर स्टेशन चली गई। रास्ते में भाई मुझे बहुत मोहब्बत भरी नजरों से देख रहे थे। क्या हुआ भाई, आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने आखिरकार पूछ ही लिया तो रोहित भाई बोले कि गुड़िया तुम नहा के कुछ ज्यादा ही निखर आई हो। मैं भाई के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई और कहा कि भाई आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे नहाने से पहले मैं कम खूबसूरत थी। तो रोहित भाई बोले कि नहीं मेरी गुड़िया, तुम तो हर हालत में बहुत प्यारी लगती हो। मैं 2 दिन से ये बात नोट कर रही थी कि रोहित भाई का मुझसे प्यार किसी और ही रुख को जा रहा है, लेकिन मालूम नहीं मुझे इनका ये अंदाज भी बुरा क्यों नहीं लग रहा था। ना ही मैं इनको मना कर पा रही थी। शोभा मेरी दी हुई बनियान कल पहन रही हो ना? अचानक भाई को अपना दिया हुआ गिफ्ट याद आया तो वो पूछे बिना ना रह पाए। मैंने कहा बिल्कुल भैया, कल वही पहनूंगी। तो वो बोले कि फिर मुझे दिखाओगी? मैंने कहा भैया मुझे अजीब सा लगता है, प्लीज अब ऐसी फरमाइश मत करो जिसके पूरा करते हुए मुझे शर्म आए। रोहित भैया बोले कि यार गुड़िया तुम भी पता नहीं क्यों इतना घबराती और शर्माती रहती हो। मुझे देखो, इस मामले में मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। कल दोपहर मुझे ट्राउजर पकड़ाते हुए तुमने मेरा कांटा देखा था ना? मैंने कार की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा। जी भैया मैंने देख लिया था, क्योंकि अब अचानक से सामने आ गए थे तो मेरी नजर पड़ गई। रोहित भाई बोले कि देखो मैं इतना बड़ा हूँ, 6 फुट का इंसान हूँ, लेकिन तुमको मैं नजर नहीं आया, ना ही कोई और चीज नजर आई। तुम्हारी नजर पड़ी भी तो सीधी इसी पर, पता है क्यों? मैंने दिल में सोचा कि भाई की बात तो वाकई सही है। मैंने सारे जिस्म को छोड़कर सिर्फ वही हिस्सा देखा था। भाई मुझे खामोश देखकर बोले, ये इसलिए हुआ कि तुम देखना ही सिर्फ वही चाहती थी, इसलिए तुम्हारी नजर फौरन उस पर पड़ी। मेरे पास भाई की लॉजिक का कोई जवाब नहीं था। वो सच ही तो कह रहे थे। उस वक्त मेरी नजर सीधी कांटे पे पड़ी थी और मैंने अच्छे से इसको देख लिया था। भाई कहने लगे कि अगर इंसान का दिल किसी चीज के लिए आमादा हो तो फिर इसको वो काम कर लेना चाहिए, बिना वजह अपनी आत्मा को तरसाना नहीं चाहिए। मैंने कहा अच्छा भाई, बात की बाद में देखी जाएगी, फिलहाल तो गाड़ी कहीं पार्क करो, हम स्टेशन पहुंच चुके हैं। भाई ने जब गाड़ी खड़ी की तो मैं दरवाजा खोलकर उतरने लगी, लेकिन भाई ने मेरा बाजू पकड़ा। मैंने एक हाथ गेट के हैंडल पे रखा और दूसरा भैया के हाथ में, और मैं वहीं पर रुक गई और सवालिया नजरों से रोहित भैया को देखने लगी। वो बोले, शोभा मेरा दिल करता है कि तुम्हारी इससे आगे वो कुछ न बोले, और खामोश हो गए। मैंने कहा भैया खुल के बोले, आप क्या कहना चाहते हो? रोहित भैया मुस्कुरा के बोले कि कुछ नहीं, ऐसे ही तुमको तंग कर रहा था, जब दिल किया तो बताऊंगा। चलो उतरो। मैं हंस पड़ी और हम गाड़ी से बाहर निकल आए। शाम के साए लंबे हो चुके थे, सूरज काफी ढल गया था, फिर भी हवा में तपिश थी। जल्द ही हम दोनों प्लेटफॉर्म टिकट लेकर ऊपर आ गए और इधर उधर की बातें करने लगे। जल्द ही गाड़ी आई और खाला दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। वाह शोभा, तुम तो 1 साल में ही बिल्कुल जवान हो गई हो। 1 साल में कैसा खूबसूरत जिस्म बना लिया तुमने, बिल्कुल मेरे जैसी दिखने लगी हो। मैं खाला से अपनी तारीफ सुनकर शर्मा गई और रोहित भैया की तरफ देखा तो वो भी खाला की बात का मजा लेकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे अपनी जन्म देखकर बोले, हाँ खाला, हमारी गुड़िया तो खूब जवान हो गई है। यही बात मैं भी इसको कह रहा था। वो दोनों हंसने लगे और मैं शर्मा के रह गई, जैसे मेरी चोरी पकड़ी गई हो। रोहित भैया ने खाला का सामान कार में रखा और हम तीनों घर पहुंच गए। रात के खाने पे सब लोग इकट्ठे थे, बापू और अम्मी, मैं, खाला और रोहित भैया। खाने के बाद काफी देर तक गपशप चलती रही और फिर बापूजी और अम्मी सोने चले गए, क्योंकि बापू ने सुबह जल्दी उठ के काम पे जाना होता था, तो उनको नाश्ता देने और तैयारी करवाने में अम्मी ही मदद करती थी। अगले दिन वैसे तो हमारी राखी का त्योहार था और उस वजह से दुकान भी बंद ही रहनी थी, लेकिन उनकी आदत जल्दी सोने की थी। जब वो दोनों चले गए तो रोहित भैया और नेहा खाला भी छत पे चले गए, क्योंकि उनके कमरे ऊपर थे। मैंने खाने के बर्तन समेटे और अपने कमरे में चली आई। कुछ देर टीवी के आगे बैठी रही। जब सोने के लिए लेटी तो कमरे में गर्मी महसूस होने लगी, हालांकि एसी भी ऑन था। मैंने सोचा कि अभी नींद तो जल्दी आनी नहीं, कुछ देर छत पे चहलकदमी करके आती हूँ। मैं उठ खड़ी हुई, चप्पल
पाँव में पहनी और छत पर आ गई। नेहा खाला के कमरे में लाइट जल रही थी, थोड़ा सा दरवाजा भी खुला हुआ था। मैंने सोचा कि खाला अभी तक जाग रही होंगी, इनके पास चलती हूँ और गपशप में थोड़ा सा वक्त गुजर जाएगा। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुई तो खाला का बेड खाली पड़ा था। मैं हैरान हुई कि रात के 11 बज रहे हैं, खाला कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई खाला। मैंने वॉशरूम का दरवाजा देखा तो वो भी खुला हुआ था। इसका मतलब यही था कि खाला वॉशरूम के अंदर भी नहीं थी। फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि वो यकीनन रोहित भैया के पास उनके कमरे में होंगी, लेकिन आधी रात को खाला वहां क्या लेने जाएंगी? ये बात मुझे समझ में नहीं आई। मैं खाला के कमरे से बाहर निकली और रोहित भैया के कमरे के पास जाके खड़ी हो गई। उनका दरवाजा मुकम्मल बंद था, यूं लग रहा था जैसे अंदर से लॉक किया हो। मैंने बिना आवाज पैदा किए हाथ का दबाव दरवाजे पे डाला, लेकिन वो ना खुला। अब मुझे यकीन हो गया था कि भैया का दरवाजा अंदर से लॉक है। दरवाजे पे दस्तक देना मुझे मुनासिब नहीं लगा, मालूम नहीं कि वो अंदर क्या कर रहे हों। अब मेरे अंदर कुछ कुछ तजस्सुस पैदा हो गया। मैं दरवाजे के सामने से हटकर कमरे की खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई और कान लगाकर आवाजें सुनने की कोशिश करने लगी। कुछ देर तो खामोशी रही। मैं मायूस होकर पीछे हटने लगी थी कि एक आवाज मेरे कान में पड़ी। वो आवाज नेहा खाला की थी, जो कह रही थी, रोहित बस करो, मुझे दर्द हो रहा है। फिर रोहित भैया की आवाज आई। वो बोले कि खाला, जब 12-12 महीने बाद आओगी तो दर्द तो होगा ना। उनकी आवाजें सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लग पड़ा था। साफ मालूम हो रहा था कि वो कोई ऐसा खेल खेल रहे थे जिसमें नेहा खाला को दर्द हो रहा था। फिर दोबारा से खाला की आवाज आई। वो कह रही थी कि रोहित चला गया है, अब खेलना मत, कुछ देर रुके रहो, मुझे थोड़ा चैन का सांस लेने दो। भैया ने कहा कि ठीक है, लेकिन अभी तो पूरा नहीं गया, बस तुम्हारी गली कुछ ज्यादा ही तंग है। नेहा खाला बोली कि रोहित तंग क्यों ना हो, मैं कौन सा इसमें लोगों के ट्रक खड़े करती हूँ, साल बाद आप ही खड़ा कर रहे हो, या कभी कभार उंगली से रस निकाल लेती हूँ। फिर दरमियान में कुछ लम्हे खामोशी के आ गए, लेकिन उस खामोशी के बाद जो तूफान मचा वो थमने का नाम नहीं ले रहा था। कमरे के दरो दीवार हिल रहे थे और नेहा खाला की हल्की हल्की आवाजें बाहर तक सुनाई दे रही थी। यूं लग रहा था कि वो एक एक लम्हे का मजा ले रही हूँ। मुझे यकीन हो गया था, रोहित भैया ने खाला को किसी और जहान की सैर करवाना शुरू कर दी। खाला सिसकियां लेने में जरा भी कंजूसी नहीं कर रही थी और मैं बाहर खड़ी इनके बारे में सोच सोच कर गर्म होती जा रही थी। मेरी चॉकलेट उनकी आवाजें सुनकर पिघल गई थी और इसका रस नीचे को बहने लगा था। उफ भगवान, ये नेहा खाला कितनी बेइज्जत निकली। पता नहीं कब से रोहित भैया का पानी पी रही थी, पर किसी को कानो कान खबर भी नहीं होने दी। अब मुझे समझ आई कि वो हर साल जब भी हमारे घर रहने आती तो ऊपर छत वाला कमरा क्यों इस्तेमाल करती थी। वो तो रोहित भैया से सॉफ्टवेयर अपडेट करवाने के लिए ऊपर जाती थी। कमरे में आहों और सिसकियों का तूफान मचा हुआ था। खाला दीवार से कमर टकराए बेताबी से अपनी उंगली वादी के किनारों पर फेर रही थी। चंद मिनटों बाद ही खाला की सिसकियां एकदम से बुलंद हुई और फिर खामोशी छा गई। फिर खाला की आवाज आई कि रोहित, तुमको राखी का तोहफा मिल गया, अब खुश होना। रोहित भैया बोले, हाँ खाला, अब बस अगला तोहफा शोभा से वसूल करना है और उम्मीद है जल्द ही वसूल कर लूंगा। इस नावल का अगला हिस्सा नई आने वाली किस्त में अपलोड किया जाएगा। अगर आपको हमारी नॉलेज पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लें ताकि हमारी नई आने वाली किस्त आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।